आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी, चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स, और इसी में लेक्चर 6 की बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन पार्ट 5। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसमें। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? हमने पिछले लेक्चर में देखा था कुछ चीज़ें, जैसे कि क्या देखा था? फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटेंटिव इक्वालिटी, उसके बाद पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ों को देखा था हमने किसमें? पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? राइट टू इक्वलिटी जो है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मीन्स EBL और EPL। यही क्या करता है? यही बेसिक चीज़ें बनाता है। किसके लिए बेसिक? किसके लिए बनाता है? आर्टिकल 14 के लिए। आर्टिकल 14 का ये बेसिक चीज़ें हैं। आर्टिकल 14 का ये क्या है? ये बेसिक चीज़ें हैं, EBL और EPL। अब EBL क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ये कहाँ से आया था? ये ब्रिटिश के थ्रू आया था। लेकिन ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहाँ से आया था? ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? ये एक ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव अप्रोच है। मीन्स हर कोई इक्वल है, कोई अनइक्वल नहीं है, या फिर कोई क्या है, बड़ा छोटा नहीं है, या फिर कोई अमीर गरीब नहीं है। ये एक ऑर्थोडॉक्स वाली बात हो गई कि हाँ, हर कोई इक्वल है। हर कोई इक्वल तो है नहीं, कोई भी गरीब है, कोई भी अमीर है, तो वो तो एक बराबर नहीं हुए ना। तो ये क्या है? ये एक ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव अप्रोच है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि ये क्या है? ये प्रोग्रेसिव अप्रोच है। ये क्या है? ये प्रोग्रेसिव अप्रोच है। इट ट्रीट्स एवरीवन इक्वली, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? ये क्या करता है? हर एक को इक्वली ट्रीट करता है। मीन्स किसी को क्या करता है? किसी को अच्छे तरीके से किसी को क्या करता है? स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, और किसी के लिए हार्श ट्रीटमेंट भी नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है? लाइक शुड बी ट्रीटेड ए लाइक। कहने का मतलब है कि मान लिया जाए अगर एक एग्जाम हो रहा है, उसमें जो कट ऑफ SC के लिए होगा, वो कट ऑफ ST के लिए नहीं होगा। मीन्स SC में सारे जितने भी लोग हैं उनके लिए जो कट ऑफ होगा वो सेम होगा, और ST में जो लोग हैं उनके लिए जो कट ऑफ होगा वो सेम होगा, और इन दोनों के बीच का कट ऑफ क्या होगा? डिफरेंट होगा। इन दोनों के बीच का कट ऑफ डिफरेंट होगा। कहने का मतलब है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड ए लाइक। ये दोनों क्या है? ये दोनों लाइक शुड बी ट्रीटेड ए लाइक। मीन्स एक समूह को, या फिर एक लोगों को, या फिर एक ग्रुप को उसी के तरह ट्रीट करना है। ऐसे जैसे OBC हो गया, OBC के लिए कट ऑफ अलग होगा। OBC, SC और ST के लिए, इन दोनों के लिए कट ऑफ क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेकिन OBC में जितने भी लोग हैं, जितने भी तरह के लोग हैं, वो सबके लिए कट ऑफ क्या होगा? सेम होगा। मीन्स उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उसके लिए क्या होगा? उसके लिए चीज़ें सेम होगी। यही कहता है लाइक शुड बी ट्रीटेड ए लाइक। अब क्या है? इट इज एन इक्वलिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या है? ये इक्वलिटी कॉन्सेप्ट है, और ये है इक्विटी कॉन्सेप्ट। हमने इक्वलिटी और इक्विटी हमने क्या कर रखा था? पिछले लेक्चर में ही देख रखा था। अब देखते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। नेगेटिव कॉन्सेप्ट का क्या कहने का मतलब है? It asks the state not to interfere and maintain the status quo by giving equal treatment to everyone. नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि इसमें स्टेट क्या कहता है? इसमें स्टेट कहता है कि हमें इंटरफेयर नहीं करना, स्टेट को कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, और वहाँ पर क्या होना चाहिए? स्टेटस क्वो को मेंटेन करना है। सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दे करके क्या करना है? वहाँ पर स्टेट का ये मानना है, या फिर स्टेट कहता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट मीन्स किसी भी सोसाइटी में हमें क्या करना है? इंटरफेयर नहीं करना है, और क्या मेंटेन करके रखना है? स्टेटस क्वो को मेंटेन करके रखना है बाय गिविंग इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन। मीन्स प्रत्येक को इक्वल ट्रीटमेंट दे करके हमें क्या करना है? स्टेटस क्वो को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, इट अलाउज द स्टेट टू। अब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में क्या है? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में है कि इट अलाउज द स्टेट टू इंटरफेयर एंड गिव एडवांटेज टू द पीपल सब्जेक्टेड टू बैकवर्डनेस एंड रिक्वायर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। कहने का मतलब है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि ये क्या करता है? ये स्टेट को अलाउ करता है कि आप क्या करो? आप इंटरफेयर करो, और क्या करो? एडवांटेज दो। किसको? लोगों को जो कि बैकवर्ड में है, या जिसको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का रिक्वायर्ड है, जैसे SC, ST और OBC। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या? अब देखिए, एक चीज़ को समझिए। ये है आपका, इन चीज़ों को समझिए। क्या समझना है? ये मान लिया जाए एक लाइन है,
ठीक है। इस लाइन पे क्या है, इस लाइन पे ये जनरल है, यहाँ पर आपका मान लिया जाए EWS है, उसके बाद OBC, उसके बाद SC, उसके बाद ST। कहने का मतलब है ये आपका लाइन EWS इतना लाइन से नीचे है, OBC इतना लाइन से नीचे है, SC इतना लाइन से नीचे है और ST इतना लाइन से नीचे है। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार चाहती है कि ये भी क्या हो, ये भी ऊपर उठे, ये भी ऊपर उठे, ये भी ऊपर उठे और ये भी ऊपर उठे, ताकि हम क्या कर सकें ताकि हम क्या कर सकें, ये जो लाइन ऑफ, इसको हम लोग बोल देते हैं लाइन ऑफ प्रोस्पेरिटी। लाइन ऑफ प्रोस्पेरिटी मीन्स हम क्या चाहते हैं या गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे देश में इक्वलिटी हो, लेकिन क्या हो, पहले इक्वलिटी हो, लेकिन पहले क्या हो, लेकिन पहले जो ये लोग हैं, ये लोग क्या हो, ये लोग यहाँ से उठ करके ये लाइन ऑफ प्रोस्पेरिटी के पास आ जाए। अब ये लाइन ऑफ प्रोस्पेरिटी के पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन ऑफ प्रोस्पेरिटी के पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ इसको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, कुछ इसको और सबसे ज़्यादा इसको, ताकि क्या हो, ताकि ये सारे लोग उठ करके कहाँ आ जाए, लाइन ऑफ प्रोस्पेरिटी पे आ जाए, और फिर हम किसको मेंटेन कर सकें, इक्वालिटी को मेंटेन कर सकें। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स द अब्सेंस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मीन्स भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। इट ट्रीट सोसाइटी इन एन इक्वल मैनर, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोसाइटी क्या करेगा, प्रत्येक के साथ इक्वल मैनर में ट्रीट होगा। वेयर एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स, यहाँ पर दूसरा, यहाँ देखिए आर्टिकल 14 में दोनों चीज़ें लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मीन्स EBL और EPL, ये दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। EBL का कहने का मतलब है कि जो भी लोग हैं वो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा सॉरी, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, और उसके साथ कोई भी क्या होगा, सबको क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी में इक्वल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब बराबर से ट्रीट करना है। अब उसके बाद फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वेयर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ EPL क्या कहना चाहता है, स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग द सिटीजन्स टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मीन्स क्या करता है, EPL क्या कहना चाहता है, EPL कहना चाहता है कि स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, ताकि क्या हो, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो वो क्या हो सके, अपलिफ्ट होकर के क्या आ जाए, एक लाइन ऑफ प्रोस्पेरिटी पे आ जाए, या फिर एक बराबर आ जाए, ठीक है। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 से दैट स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज अप्लाइड टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। कहने का मतलब आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि स्टेट शेल नॉट, स्टेट क्या करेगा, किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के लिए डिनाई नहीं करेगा। अगर वो इंडिया के टेरिटरी में है उसको दोनों चीज़ मिलेगा, मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मीन्स जो वीकर सेक्शन है उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ताकि क्या हो सके, वो अपलिफ्ट हो सके, और जो सेम जगह पे है उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स कानून के सामने सब कोई एक बराबर है, ठीक है। इट इज अप्लाइड टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ये किसके ऊपर अप्लाइड होगा, ये दोनों के ऊपर अप्लाइड होगा, सिटीजन्स के ऊपर भी और नॉन सिटीजन्स के ऊपर भी अप्लाइड होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अनवर अली केस 1952 में। इसमें क्या हुआ था, द कोर्ट हेल्ड दैट बोथ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर एक्सप्रेशंस एंड नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड टुगेदर। अनवर अली केस 1952 में क्या हो, देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, या तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कर दो या तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कर दो, दोनों को अलग अलग कर दो। क्यों, क्योंकि आप क्या, कोड या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों एक ही साथ इम्प्लीमेंट होगा। अब कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा दोनों एक ही के साथ, मान लीजिए जो वीकर सेक्शन है वो उसको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, और जो इक्वल जगह पे है उसको इक्वलिटी बिफोर लॉ मानना पड़ेगा, या दोनों में से एक ही चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। लेकिन अनवर अली केस में क्या हुआ 1952 में, कोर्ट ने क्या किया, द कोर्ट हेल्ड दैट बोथ इक्वलिटी बिफोर लॉ व्हेन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर एक्सप्रेशंस एंड नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड टुगेदर, मीन्स इन दोनों को क्या कर दिया,
एंड ईबीएल, इन दोनों को एक साथ इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद वेयरएज इन द अशोक ठाकुर केस 2008 द कोर्ट हेल्ड दैट इक्वलिटी बिफोर लॉ कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखिए 1952 में क्या किया, इन दोनों को मेंशन तो कर दिया या फिर इन दोनों को लागू तो कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अशोक ठाकुर केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहने का मतलब देखिए यही वाली बात होगी ना कि इक्वलिटी हम कब मेंटेन कर सकते हैं, इक्वलिटी हम तभी मेंटेन कर सकते हैं जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या करेगा कि इन सबको जब तक कि अपलिफ्ट नहीं करेगा तब तक हम इक्वलिटी को मेंटेन नहीं कर सकते। यही कहता है इस केस में, किस केस में, अशोक ठाकुर केस में क्या कहता है कोर्ट कि कोर्ट हेल्ड दैट इक्वलिटी बिफोर लॉ कैन नॉट अचीव्ड विदाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मीन्स जब तक हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को नहीं अचीव करेंगे तब तक क्या कर सकते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ को हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही अशोक ठाकुर केस में कहना चाहता है। अब आता है हमारा एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के अलावा या फिर क्या एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में एक्सेप्शन है रूल ऑफ लॉ। उसके बाद आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट द प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज प्रमुख फ्रॉम कोर्ट अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। मीन्स ये आर्टिकल 14 के तो खिलाफ हो गया या अगेंस्ट हो गया। क्या अगेंस्ट हो गया कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो भी लॉ है, जो भी इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि जो भी लोग हैं इस देश में, इस टेरिटरी में जो भी लोग हैं वो सब क्या होगा, वो सब कानून के सामने एक बराबर होगा। लेकिन आर्टिकल 361 में क्या कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड राज प्रमुख फ्रॉम कोर्ट अकाउंटेबिलिटी। मीन्स कोर्ट के अकाउंटेबिलिटी से ये क्या होगा, ये प्रोटेक्टेड होगा। कौन सा, गवर्नर, प्रेसिडेंट और राज प्रमुख अपने ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए। ठीक है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है सबको एक बराबर मानो, लेकिन आर्टिकल 361 क्या कहता है, आर्टिकल 361 कहता है कि ये तीन जो है जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर और राज प्रमुख, ये क्या है, ये कोर्ट के अकाउंटेबिलिटी से बाहर है। उसके बाद आर्टिकल 105 क्या कहता है, आर्टिकल 105 कहता है कि डिफाइंस द पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर। ये क्या करता है आर्टिकल 105, ये क्या देता है, पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज किसको, पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स को। ताकि हमारा आर्टिकल 14 क्या कहता है, हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है, इम्यूनिटीज दिया जा रहा है और पावर दिया जा रहा है, इसलिए ये आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन में है। इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और ये सस्पेंड हो सकता है इमरजेंसी के टाइम में। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन पे, क्या है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब है इलीगल। अब देखिए कोई ना कोई रीजन तो होगा क्लासिफाई करने का। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि चीज़ों को अलग अलग करना, मीन्स चीज़ों को क्या करना, क्लासिफाई करना कि हाँ ये चीज़ अलग होनी चाहिए और ये चीज़ अलग होनी चाहिए। ठीक है, उसी के कारण क्या हुआ, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कोई ना कोई रीजन होगा, किसी रीजन से हम लोगों ने क्लासिफाई किया। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही मुँह उठा के आया और क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, इसलिए अब हम लोग आते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन पे। रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या कहता है, ए लीगल प्रिंसिपल दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू ट्रीट डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट मैनर्स। ये एक लीगल प्रिंसिपल है जिसमें कि क्या अलाउ करता है सरकार को ये अलाउ करता है कि आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, डिफरेंट पीपल को डिफरेंट मैनर्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। ए लीगल प्रिंसिपल्स दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू ट्रीट डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट मैनर, मीन्स डिफरेंट पीपल को डिफरेंट मैनर में आप क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल इज रूटेड इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रिंसिपल को कहाँ लाया गया था, ये प्रिंसिपल को कहाँ रखा गया है, आर्टिकल 14 में रूट किया गया है। इस प्रिंसिपल को आर्टिकल 14 में रूट किया गया है। ठीक है, अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है कि आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ सबको एक ही साथ ट्रीट करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, की फीचर्स में क्या है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का क्या मतलब है, इट मीन्स दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन सम इंटेलिजेंट मेथड। क्लासिफिकेशन क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन को हमने क्या किया है, कुछ इंटेलिजेंट मेथड पे बेस्ड किया है, जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी, हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज।
रिजर्वेशन पॉलिसी हमारे मतलब जो इनइक्वालिटीज़ है कास्ट के बेसिस पे या फिर आपका रिलीजन के बेसिस पे, ये आज से नहीं चलता आ रहा है, ये आ रहा है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, मतलब हिस्ट्री से चलता हुआ आ रहा है, बहुत पुराने जगह से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का क्या मतलब, इट मीन्स दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन सम इंटेलिजेंट मेथड, मीन्स बहुत सारे इंटेलिजेंट मेथड के थ्रू, मीन्स बहुत चीज़ों को सोच समझ करके हमने क्या किया है, बहुत चीज़ों को सोच समझ करके हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन की है। जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी कब आया, रिजर्वेशन पॉलिसी तभी आया ना जबकि डिस्क्रिमिनेट हुआ, या फिर शुरू से ही जब डिस्क्रिमिनेशन आता हुआ चलते हुए आ रहा है। जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि आई मीन टू से, जैसे कि पुराने समय में कास्ट के बेसिस पे क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेट हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, हमने क्लासिफिकेशन बनाया। ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये आ गया इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। दूसरा है रेशनल नेक्सस। रेशनल नेक्सस का क्या मतलब है, रेशनल नेक्सस का मतलब है देयर शुड बी सम रेशनल लिंक बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सम रेशनल लिंक होना चाहिए, किसके किसके बीच में, क्लासिफिकेशन और उसके ऑब्जेक्टिव के बीच में। मीन्स जो भी हम क्लासीफाई कर रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या आउटकम है, या क्या रिजल्ट है, किस लिए हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, ये हमारे पास लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ हम क्लासीफाई करते गए बिना कोई ऑब्जेक्टिव के, तो फिर उसका क्या फ़ायदा क्लासिफिकेशन का, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कहने का मतलब है कि एक तो आप क्लासीफाई करो किस बेसिस पे, एक इंटेलिजेंट मेथड के बेसिस पे आप क्लासीफाई करो कि हाँ चलो ये हमारा मेथड है, इसके ऊपर हम क्लासीफाई करना चाहते हैं, या फिर ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके ऊपर हम क्लासीफाई करना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, रेशनल नेक्सस। रेशनल नेक्सस का क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ जो भी क्लासिफिकेशन हमने किया है उस क्लासिफिकेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, आउटकम होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, ताकि जो भी क्लासिफिकेशन किए हैं उसका कुछ ना कुछ क्या निकले, मीनिंग निकले। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ क्लासीफाई कर दिए, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको कोई ना कोई मीनिंग देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, रिजर्वेशन पॉलिसी क्लासिफिकेशन एज SC ST और OBC। जैसे कि क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी है क्लासिफिकेशन एज SC ST और OBC। मीन्स हमने इसमें हमने देखा ना, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्लासिफिकेशन तो किया, किस बेसिस पे किया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, SC ST OBC का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि क्या हो सकता है कि हमें क्या करना है, हमें इन सोसाइटीज़ ऑफ पीपल को अपलिफ्ट करना है, या इन सोसाइटी ऑफ पीपल को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्टिव है उस क्लासिफिकेशन के पीछे। यही है हमारा इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सस। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 15 के ऊपर। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, इट अप्लाइज टू सिटीजन। सबसे पहला इसमें क्या है, ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं सिर्फ उसी के ऊपर अप्लाई होगा। इसमें क्या कहता है, आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मीन्स किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 किसके ऊपर बात करना चाहता है, आर्टिकल 15 बात करना चाहता है कि इस ग्राउंड पे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट के ऊपर, सेक्स के ऊपर और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर क्या होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 इज ए नेगेटिव राइट्स विच इंश्योर नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। मीन्स ये क्या है, ये नेगेटिव राइट है, जो कि हमने नेगेटिव और पॉजिटिव राइट अभी देखा था कुछ समय पहले। तो ये क्या है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या है, ये नेगेटिव राइट्स है जो कि क्या इंश्योर करता है, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट। मीन्स क्या होगा, इसमें स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये हो गया आर्टिकल 15 क्लॉज 1। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है, टॉक्स अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन बाय प्राइवेट पर्सन। मीन्स प्राइवेट पर्सन के थ्रू भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक प्रॉपर्टी पे। जैसे विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक प्लेसेस लाइक वाटर बॉडीज, वेल्स, घाट, टेम्पल, होटल्स etc। पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे ये था कि जो रिवर है, रिवर में सबसे जो जहाँ से रिवर एराइज हो रहा है
वहाँ पर सबसे ऊपर कौन रहता था? सबसे ऊपर रहता था आपका जनरल, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद एससी एसटी, ताकि क्या हो सके, वो पानी क्या हो सके, बहते 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 बाहर चला जाए। उसको कुएं पे मतलब जो लोअर कास्ट थे उसको कुएं पे जाने का अलाउ नहीं था, उसको टेम्पल में जाने का अलाउ नहीं था। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 यही दिखाता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ये कहता है कि इस बेसिस पे क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मीन्स कोई भी आदमी क्या करेगा, कोई भी प्राइवेट आदमी भी क्या करेगा, इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है इस बेसिस पे। ठीक है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 प्रोवाइड डायरेक्शन टू द स्टेट, ये स्टेट को डायरेक्शन देता है एंड सिटीजन्स रिस्पेक्टिवली सो दैट दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट फेलो सिटीजन्स। मीन्स वो ना तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलता है कि स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी लोगों के ऊपर। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कोई प्राइवेट लोग भी या प्राइवेट पर्सन भी, प्राइवेट कंपनी भी क्या कर सकता है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। इसलिए आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या दिखाता है कि स्टेट और सिटीजन्स को, ये दोनों क्या कर सकते हैं, अपने फेलो सिटीजन्स को, अपने आसपास के सिटीजन्स को क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यही काम है आर्टिकल 15(1) का और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का। ठीक है। हेंस वी कैन से दैट आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 2 आर नेगेटिव राइट्स। ये क्या है? ये नेगेटिव राइट्स है। अब आते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के ऊपर। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि औरत को या लेडीज़ को और बच्चे को ये क्या होना चाहिए, इसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया जाए। और ये स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करता है कौन सा? आर्टिकल 15 क्लॉज 3। क्योंकि हमने देखा है कि प्रीवियस टाइम पे भी औरत के ऊपर ज़्यादा जुल्म होता हुआ देखा है। तो एक आर्टिकल ये भी है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये भी कहता है कि औरत और बच्चों के ऊपर एक स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किया जाएगा। हेंस द स्टेट कैन मेक स्पेशल और पॉजिटिव लॉज फॉर देम। मीन्स स्टेट को क्या करना पड़ेगा, स्टेट क्या बनाएगा, ऐसा नियम बनाएगा ताकि उसके ऊपर पॉजिटिव लॉ हो और वो स्पेशल लॉ हो। मीन्स स्टेट कैन मेक स्पेशल और पॉजिटिव लॉ फॉर देम। मीन्स वुमेन और चिल्ड्रन के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल लॉ या पॉजिटिव लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक है। दिस इज ए पॉजिटिव राइट। ये क्या है? ये पॉजिटिव राइट है। विच आस्क द स्टेट टू मेक द सर्टन पॉलिसी इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। जिसमें कि क्या करता है, स्टेट क्या करता है, स्टेट ये मांगता है कि क्या हो, आप सर्टन पॉलिसी बनाओ किसके फेवर में, वुमेन और चिल्ड्रन के फेवर में। ठीक है। ये है आपका पॉजिटिव राइट्स। और आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 क्या है, ये निगेटिव राइट्स है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या है, ये पॉजिटिव राइट्स है। अब उसके आगे वाली बात पे अगर हम आए, आगे वाली बात क्या कहता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्यों किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इसलिए आया था कि उस टाइम पे जो भी गलती हो गई है या जिन चीज़ों को सुधारना था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में, उन चीज़ों को सुधारा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इसलिए आया था ताकि जो भी चीज़ें सुधारनी है, कहाँ जो भी चीज़ें हमें सुधारनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको सुधारने के लिए क्या हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था। अब चंपकम दोराई राजन केस 1951। अब चंपकम दोराई राजन केस 1951 में क्या कहता है? द कम्युनल ऑर्डर ऑफ द मद्रास गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन। मद्रास गवर्नमेंट ने कम्युनल ऑर्डर निकाल करके क्या कर दिया, इसको रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद चंपकाई दोराई राजन ने क्या किया, अपना मेडिकल का सीट, ये मेडिकल का एग्ज़ाम दिया था इन्होंने, और इन्होंने अपना सीट को लॉस्ट कर दिया। सीट क्या कर दिया, खो दिया। क्यों खो दिया? रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण। अब जब इन्होंने अपना सीट खो दिया रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण, तो ये चले गए कोर्ट। कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में इन्होंने केस कर दिया। अब कोर्ट क्या कहता है, अब कोर्ट का डिसीजन सुनिए। कोर्ट क्या कहता है? द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 46 कैन नॉट ओवरराइड आर्टिकल 15। आर्टिकल 46 क्या कर सकता है, आर्टिकल 15 को ओवरराइड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम। आर्टिकल 46 क्या कर सकता है, आर्टिकल 15 को ओवरराइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या है, बहुत सुप्रीम है। फंडामेंटल राइट्स से सुप्रीम कुछ नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसीज अगेंस्ट आर्टिकल 15(1)
हेंस रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर रिजर्वेशन पॉलिसी उस टाइम में क्या बोला गया, उस टाइम में बोला गया 1951 में रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, आर्टिकल 51 क्लॉज 1 में रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं मेंशन किया गया है, इसलिए रिजर्वेशन मेंटेन नहीं होगा, इसलिए रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और चंपकाई दोराई राजन को क्या मिल गया, सीट मिल गया मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन द कामेश्वर सिंह केस। कामेश्वर सिंह केस 1950 में एंड चंपकाई दोराई राजन केस 9 अप्रैल। अब देखिए इसका टाइमलाइन देखिए क्या है। केसेस कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम। यहाँ पर क्या बोल दिया, चंपकाई दोराई राजन और कामेश्वर सिंह केस में इसमें कोर्ट ने क्या बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम, फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है। द कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ रिजर्वेशन पॉलिसी। इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि रिजर्वेशन पॉलिसी को नहीं माना जाएगा या अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इन रिस्पॉन्स टू द केस, इस केस के रिस्पॉन्स में क्या हुआ, द पार्लियामेंट इनेक्टेड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑन 18 जून 1951। इस केस के रिस्पॉन्स में क्या हुआ, पार्लियामेंट ने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया कब, 18 जून। ये चीज़ें हुई थी कब, 9 अप्रैल 1951 में। कोर्ट ने क्या लाया 18 जून में। देखिए अप्रैल मई जून 2 महीने बाद कोर्ट ने क्या लाया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया। और उस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया, रिजर्वेशन इसमें अब तो देखिए, अब जब रिजर्वेशन पॉलिसी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो रिजर्वेशन तो फिर मिलेगा ही नहीं। फिर हम क्या बात कर रहे हैं ईबीएल और ईपीएल की, जब रिजर्वेशन ही नहीं मिलेगा, जब लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपलिफ्ट ही नहीं हो पाएगा, फिर क्या मतलब है, कोई मतलब तो बनता नहीं है रिजर्वेशन पॉलिसी का। जब चंपकाई दोराई राजन ने अपना सीट को खो दिया, उसने केस किया ना कोर्ट में, और कोर्ट को ये मानना पड़ा कि हाँ कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। इसलिए कोर्ट ने ये सोचा कि अगर हम जब तक इसको ऐड नहीं करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशन में, तब तक लोग मानने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 18 जून 1951। ये केस कब हुआ, कामेश्वर सिंह केस 1950 में हुआ। और चंपकम दोराई राजन केस कब हुआ, चंपकम दोराई राजन केस हुआ 9 अप्रैल 1951 में। तो 51 अप्रैल मई जून में क्या किया, जून में कोर्ट ने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया। पार्लियामेंट ने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को इनेक्ट किया। और उस एक्ट में क्या हुआ, उस एक्ट में एक रिजर्वेशन आर्टिकल को ऐड किया। कौन सा, 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, लैंड रिफॉर्म्स एंड 9 शेड्यूल, ये सबको क्या किया, उसने ऐड किया। किसमें ऐड किया, कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या क्या ऐड किया, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 9 शेड्यूल और लैंड रिफॉर्म्स को क्या किया, पार्लियामेंट ने ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि क्या हो, अब लोगों को मानना पड़ेगा कि हाँ रिजर्वेशन पॉलिसी क्या करना है, देना है। ऑन 4 अक्टूबर 1951, अब अक्टूबर में क्या हुआ, शंकरी प्रसाद केस आया। रूल दैट देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए। ठीक है, ये कब हुआ, ये हुआ आपका 4 अक्टूबर 1951 में। किस केस में, शंकरी प्रसाद केस। मतलब ये आपको टाइमलाइन समझ आया, कामेश्वर सिंह केस, चंपकाई दोराई राजन केस और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ये केस आया समझ। अगर नहीं आया समझ तो पूछ लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के ऊपर। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहता है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड विच इंसर्टेड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक्ट कर दिया, क्या इंसर्ट कर दिया, आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ऑल्सो ऑल द रिजर्वेशन लॉ वेर इंसर्टेड अंडर द 9 शेड्यूल। और सभी जो रिजर्वेशन लॉ था उसको किसके अंदर इंसर्ट कर दिया, 9 शेड्यूल के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या हाईलाइट करता है, हाईलाइट्स दैट स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और SC एंड ST। आर्टिकल अब देखिए, अब जहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी ऐड हो गया आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में,
अब क्या कर सकता है, अब गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एक स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है ताकि क्या हो सके, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और जो SC ST है उसको एडवांसमेंट के लिए क्या कर सकता है, अब अलग से प्रोविज़न सरकार बना सकता है। ठीक है, इससे पहले कोई प्रोविज़न था ही नहीं, इसलिए चंपकाई दोहरे केस में क्या हुआ कि चंपकाई दोहरे को सीट मिल गया। नहीं तो जो रिजर्वेशन था या फिर जो रिजर्वेशन के थ्रू किसको मिलता, जो रिजर्व लोग थे उनको सीट मिलता। ठीक है, इन्हीं दोनों केस के बाद ही क्या हुआ, इन्हीं दोनों केस के बाद ही एक आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि क्या हो, ताकि आगे चल के क्या हो, आगे चल के कोई ये सवाल ना उठाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लिखा गया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं रिजर्वेशन की बातें नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद ही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आकर के क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के हमने पहले भी बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो गलती था उस गलती को सुधारा है किसने, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने उस गलती को सुधारा है। ठीक है, जैसे कि क्या क्या, लैंड रिफॉर्म, उस टाइम में लैंड डिस्प्यूट्स की बात हुई थी, लैंड रिफॉर्म की बातें हम लोग पहले कर सके, केशवानंद भारती केस में कर चुके हैं। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स को ऐड किया गया, उसके बाद ये आर्टिकल 15(4) को ऐड किया गया, उसके बाद और क्या इंसर्ट किया गया, और इंसर्ट किया गया आपका 9th शेड्यूल को, ताकि क्या हो सके उस समय इसलिए इंसर्ट किया गया कि कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता 9th शेड्यूल को। लेकिन बाद में फिर कोर्ट ने नहीं माना। अभी हमने इसी लेक्चर में या इससे पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि अब क्या कर सकता है, पिछले वाले लेक्चर में अब क्या कर सकता है कोर्ट, कोर्ट क्या कर सकता है, अब रिव्यू कर सकता है। ठीक है, वहीं से क्या हुआ, यही आर्टिकल 15(4) से वहीं से क्या हुआ, वहीं से आपका आया OBC, वहीं से इसी ने क्या किया, इसी ने OBC को जन्म दिया। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।